नमस्कार। लोकतंत्र का एक बहुत ही सीधा सा मतलब होता है, हर नागरिक की आवाज बराबर हो। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर ये पता चले कि सिस्टम की बनावट ही कुछ ऐसी है कि कहीं किसी का वोट ज्यादा ताकतवर है तो कहीं किसी का कम? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हर वोट की ताकत बराबर होती है? कहने को तो हाँ, लेकिन असलियत थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, दो चुनावी क्षेत्र हैं। एक है क्षेत्र ए, जहां सिर्फ 1000 वोटर हैं, और दूसरा है क्षेत्र बी, जहां 10,000 वोटर हैं। अब दोनों ही जगहों से एक एक प्रतिनिधि ही चुना जाना है, तो जाहिर है क्षेत्र ए के एक वोटर की बात का वजन क्षेत्र बी के वोटर से 10 गुना ज्यादा हो गया। बस यही वो असमानता है जो लोकतंत्र के एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य वाले सिद्धांत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे संविधान में एक खास व्यवस्था की गई है, एक प्रक्रिया जिसका काम ही है इस संतुलन को बनाए रखना। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं परिसीमन, या अंग्रेजी में डिलिमिटेशन। तो ये परिसीमन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये चुनावी नक्शे को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ये पक्का करना कि हर चुनावी क्षेत्र में आबादी लगभग बराबर हो, ताकि हर एक वोट की ताकत भी लगभग बराबर हो सके। चलिए अब ये समझते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण काम करता कौन है और इसे करने का अधिकार मिलता कहाँ से है। और देखिए, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 82 में साफ साफ कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा फिर से तय किया ही जाएगा। मतलब ये एक जरूरी और नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र हमेशा ताज़ा और प्रासंगिक बना रहे। तो परिसीमन आयोग के मोटे तौर पर 3 बड़े काम हैं। पहला, हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटें देना। दूसरा, उस राज्य के अंदर उन सीटों के लिए चुनावी क्षेत्रों का नक्शा बनाना। और तीसरा, SC/ST के लिए आरक्षित सीटें तय करना। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, भविष्य में जो महिला आरक्षण लागू होना है, उसकी चाबी भी इसी परिसीमन की प्रक्रिया के हाथ में है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो इतनी तार्किक है, इतनी ज़रूरी है और संवैधानिक रूप से अनिवार्य भी है, उसे अचानक रोक दिया गया। आज़ादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1952, 1963 और फिर 1973 में परिसीमन आयोग बने और उन्होंने अपना काम किया। लेकिन फिर आया साल 1976 और भारतीय लोकतंत्र की इस ज़रूरी मशीनरी पर अचानक ब्रेक लगा दिया गया। एक फैसला हुआ कि अब से सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर ही फ्रीज रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ऐसा किया क्यों गया? एक संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने के पीछे आखिर क्या वजह थी? इसका जवाब छिपा है भारत की उत्तर और दक्षिण की राजनीति में। हुआ ये कि 70 के दशक में उत्तरी राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वहीं दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू करके अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया था। तो दक्षिणी राज्यों को ये डर सताने लगा कि अगर आबादी के हिसाब से सीटें बटीं तो उन्हें अपने अच्छे काम की सजा मिलेगी और संसद में उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। इसीलिए ये जो रोक थी वो असल में एक राजनीतिक समझौता था, एक तरह का सीज फायर। जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए, ये दिखाते हैं कि दांव पर लगा क्या है। अनुमान यह है कि अगर आज की आबादी पर परिसीमन हो तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 143 तक पहुंच सकती हैं, बिहार 40 से बढ़कर 79 पर, वहीं केरल जैसे राज्य की सीटें शायद उतनी ही रहें। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत में राजनीतिक शक्ति के केंद्र का एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो दशकों की इस रोक के बाद साल 2000 के दशक की शुरुआत में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। तो हुआ ये कि साल 2002 में चौथा परिसीमन आयोग तो बना, लेकिन उसके हाथ एक तरह से बंधे हुए थे। समझौता ये हुआ कि राज्यों को मिलने वाली लोकसभा सीटों की कुल संख्या 1971 के आधार पर ही फ्रीज रहेगी, उसे नहीं बदला जाएगा। लेकिन हर राज्य के अंदर चुनावी क्षेत्रों का जो नक्शा है उसे 2001 की जनगणना के हिसाब से बदला जा सकता है। मतलब एक राज्य के भीतर तो एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश हुई, पर राज्यों के बीच जो असमानता थी वो वैसी की वैसी ही बनी रही। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हुई परिसीमन की प्रक्रिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब ये प्रक्रिया असल में लागू होती है तो होता क्या है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 90 कर दी। इसमें जम्मू क्षेत्र को 43 सीटें मिली और कश्मीर क्षेत्र को 47। और एक ऐतिहासिक काम ये हुआ कि पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गईं। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और एक ऐसी तारीख पर बात करते हैं जो इस पूरे मुद्दे को आज के समय में बेहद जरूरी बना देती है। एक तारीख जो इस पूरी बहस के केंद्र में है, एक साल जिसके बाद भारत की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो साल है 2026। अब 2026 इतना खास क्यों है? क्योंकि संविधान में जो रोक लगाई गई थी वो इसी साल के बाद खत्म हो रही है। नियम यह है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके बाद सरकार पर से ये पाबंदी हट जाएगी। मतलब दशकों से जमे हुए चुनावी नक्शे को फिर से बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो जब ये रोक हटेगी तो देश के लिए इसके मायने क्या होंगे? दांव पर क्या लगा है? तो दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। पहला, राजनीतिक शक्ति का तराजू उत्तर भारत की तरफ भारी रूप से झुक सकता है। दूसरा, ये उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच एक नए तनाव को जन्म दे सकता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम, देश में महिला आरक्षण का भविष्य भी इसी पर टिका है। नया कानून साफ कहता है कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना और ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो हम इस आखिरी और विचार करने वाले सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या भारत एक नए राजनीतिक नक्शे के मुहाने पर खड़ा है? एक ऐसा नक्शा जो देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है।